हेलो बच्चों, आप सभी का वापस स्वागत है एच फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग हमारा चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने आपको आधा चैप्टर समझाया है। और इस क्लास के अंदर हम लोग जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर्स के टॉपिक्स है वो सारा हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे क्या क्या रिमेनिंग टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो निकल के आता है इलेक्शन कैंपेन के बारे में। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कैंपेन करती है जगह जगह जाके, जगह जगह मतलब इन द सेंस सिटी सिटी जाके लोगों के पास। वो बताती है कि आपको हमें क्यों वोट देना चाहिए, हम आपके लिए क्या करेंगे। तो उस कैंपेन के अंदर वो लोगों से, आम जनता से वोट की डिमांड कर रहे होते हैं, ये सब बता के जीतने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं। तो ये इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो करते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें रहती है कि इट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव टू द पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेस्ट बेटर, है ना। यानी कि ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है इससे जो आम जनता है उसको पता चल पाता है कि किसकी पॉलिसीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी, किसको इलेक्शन में वोट देना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अलग अलग पार्टीज होती है, अलग अलग पार्टीज जाती है, वोट की डिमांड करती हैं और बताती है कि हम लोग आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों को आइडिया लग जाता है कि यार ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी जो पॉलिसीज रहेगी वो हमारे लिए बेटर रहेगी। ठीक है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 वीकेंड पीरियड। यानी कि जो ये कैंपेन का जो पीरियड होता है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है जो कि इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही है, या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 2 हफ्तों का समय दिया जाता है कि आप लोग जाओ कैंपेन करो और जनता से वोट की डिमांड करो। ठीक है। अब ये जो 2 हफ्तों का टाइम होता है वो किस बीच में होता है? बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड द डेट ऑफ पोलिंग, है ना। तो ये इसके बीच में ये हमारा कैंपेन रहता है। और इसके अंदर वो क्या करते हैं, व्हाट डिड दे डू। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कांटेक्ट करते हैं किन से? वोटर से। वोटर्स कौन है? जो हमारे सिटीजन है, यानी कि जो हमारे आम जनता है, हमारी आम लोग हैं, हमारी आम पॉपुलेशन है। वो लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर से डिमांड करते हैं कि हमें आप वोट दीजिए। तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं ज़रा ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है कि, एक सेकेंड, ये कैंडिडेट है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आम जनता है, ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं, ये इनसे अपनी बात रख रहा है कि यार आप लोग मुझे वोट दोगे, अगर मैं कल को जीतता हूँ या इलेक्शन जीत जाता हूँ, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता हूँ या पावर में आता हूँ, तो मैं आपके लिए ये करूँगा। तो ये अभी भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है कि इलेक्शंस मीटिंग्स होती है जिसमें आप लोग सब चीज़ें डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आप पॉलिसीज लोगों के सामने पेश करोगे कि हमें ये करना है। मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स, आम जनता के साथ साथ जो आपके पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता जिन्हें हम कहते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में, उनको आप मोबिलाइज करते हो, उनका सपोर्ट लेते हो, आम जनता को इकट्ठा करते हो, उनसे बातें करते हो, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो कि जीतने के बाद ये चीज़ें हम आपके लिए करने वाले हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में मोटा मोटा हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो इसी इलेक्शन कैंपेन में जो जीतने वाले जो सक्सेसफुल स्लोगन्स रहे हैं ओवर बिग इश्यूज, यानी कि जो पास्ट के अंदर इलेक्शन कैंपेन के अंदर कुछ स्लोगन्स का यूज़ करा गया था जीतने के लिए, लोगों को डिमांड बताने के लिए कि हम ये करेंगे, वो क्या क्या पॉपुलर रहे हैं और किस किस टाइम पे रहे हैं। जैसे एक स्लोगन था, गरीबी हटाओ। किसके द्वारा, किसने लगाया था ये, किसने बोला था? कांग्रेस ने। कब कहा था? 1977 में। सेम, सेव डेमोक्रेसी, ये किसका था? जनता पार्टी ने दिया था स्लोगन। कब दिया था? 1977 में। एट द सेम टाइम, लैंड टू द टिलर, ये किसने दिया था? फ्रंट पार्टी ने, 1977 में। साथ ही साथ, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तो ये कुछ स्लोगन्स हैं जो बिग इश्यूज में लोगों ने कैंपेन में यूज़ करें, इलेक्शन कैंपेन्स में। क्यों यूज़ करें? ताकि उनको पॉपुलेशन से, जो वहाँ के वोटर्स हैं, उनसे वोट मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती है वोट को गेन करने के लिए। किस टाइम पे? इलेक्शन इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर। ओके, ठीक है। इट इज़ सम टाइम नेसेसरी, क्या है भाई नेसेसरी, क्या है जरूरी? टू रेगुलेट द कैंपेन। ये कह रहा है कि कभी कभी, कभी कभार ज़रूरी होता है कि जो कैंपेन चल रहा है उस पर नज़र रखी जाए, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो।
और वो क्यों हो? क्योंकि हम इंश्योर कर सकें कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और एवरी कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete। यानी कि इलेक्शन कैंपेन्स में ऐसा कोई गलत बातें आप नहीं कर रहे हो या कुछ गलत गलत वादे नहीं करने जा रहे हो, अगर आप रूलिंग पार्टी में हो, ऐसा कुछ कि जिससे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है और वो कैंडिडेट है उसको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है अपनी बातों को रखने का और अच्छे तरीके से compete करने का आपके साथ। तो इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती है कि हमें इलेक्शन कैंपेन पर नज़र रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, यानी कि जो हमारे जो चुनाव के जो कानून हैं उसके उसके अनुसार नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब कि कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट किसी भी वोटर को ब्राइब यानी कि रिश्वत नहीं दे सकता, थ्रेटन यानी कि उसको डरा धमका नहीं सकता। ये किसको? वोटर्स को, यानी कि आप उनको पैसा दे के डरा धमका के उनसे वोट नहीं ले सकते। ये कौन कहता है? हमारा इलेक्शन लॉ, ठीक है। या अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, यानी कि अगर आप किसी कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप जाके वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे आप लोगों से वोट मांग रहे हो कि मैं भी आपकी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, या जो ऑपोजिशन है वो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो इट्स बेटर कि आप मुझे वोट दो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर। आपको आपके बेसिस पे इलेक्शन जो कैंपेन है वो करना होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं? वो तो आम लोगों की टैक्स पेयर्स की इनकम से वो रिसोर्सेज बने हैं। आप उनको ही इलेक्शन कैंपेन में यूज़ कर लोगे क्या? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक लिमिट लगा रखी है कि जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस होंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शंस, वहाँ पे आप 25 लाख से ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते आपके इलेक्शन कैंपेन के अंदर। और ऐसी सेम लिमिट आपने लगा रखी है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूंसी में। किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? असेंबली इलेक्शन यानी स्टेट इलेक्शंस के अंदर। कितनी? 10 लाख। यानी कि नेशनल लेवल पे आपने 25 लाख लगा रखी है और स्टेट लेवल पे आपने 10 लाख की लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा आप इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च नहीं करोगे। और अगर आप करते हो तो आप हमारे जो इलेक्शन के लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप वॉयलेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन एडिशन टू द लॉज, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है उसके अलावा, द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है लॉज के साथ साथ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन होना चाहिए, उस पे उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी कंट्रीज की है वो एग्री करती है। तो ये एक और अच्छी बात है। और उस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट क्या नहीं कर सकती? वो ये नहीं कर सकती कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, यानी कि जो आस्था का स्थान है जहाँ लोग जाके प्रेयर करते हैं अपने भगवान के सामने, उस प्लेस का आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोपोगेंडा के रूप में कि आप के कह देते हो कि हम भाई इसको हटा देंगे, इसको लेके आ जाएंगे, इसको बना देंगे, उसको बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें, धार्मिक जो प्लेसेस होते हैं उनका आप यूज़ इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते वोट गेन करने के लिए, ओके। साथ ही साथ आप जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते। किस में नहीं यूज़ कर सकते? इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वाजिब बात है ना, कल को कोई कैंडिडेट आके एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लगा के अपना बैनर लगा दे कि ये देखो मेरी पार्टी, ये मेरी शक्ल, मैं दे रहा हूँ वोट, मुझे वोट दो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि यार कोई हेलीकॉप्टर में अपना बैनर लगा के घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वन इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, ठीक है, यानी कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए कि हाँ यार इस टाइम पे इस डेट पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स है shall not lay foundation stones of any projects, यानी कि जो रूलिंग पार्टी के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में, वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सकते बड़ा सा जिससे, यानी कि टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपने इलेक्शन से पहले, अनाउंसमेंट से पहले जितना काम करना आप कर लो, बट ऐसा मत करो कि भाई इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई कि भाई इस टाइम पे इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन को देखते हुए आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट ले आते हो कि भाई इससे हम प्रोजेक्ट लेंगे तो लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, हमारे वोटिंग देंगे। अब ये
गलत क्यों है कि आप तो उसमें हो, पावर के अंदर, मेजोरिटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, आप तो प्रोजेक्ट ले आओगे, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है आपके कंपटीशन में, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है, उनके साथ तो मेजर इशू हो जाता है ना, क्योंकि उनके पास तो पावर ही नहीं है ऐसा कोई प्रोजेक्ट इशू करने की। तो अगर आप ऐसा इशू कर देते हो प्रोजेक्ट, तो ये जो पार्टी है इसको तो एक बेनिफिट मिल गया ना लोगों का, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि हाँ यार इसने ये प्रोजेक्ट लेके आया है तो ये तो हमारे लिए काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग का मतलब जिस दिन हम वोट डाल रहे हैं, और काउंटिंग ऑफ वोट्स का मतलब कि किस तरीके से काउंटिंग होती है हमारे वोट्स डालने के बाद। ठीक है, तो भाई एक पर्सन होता है, यानी कि एक आम आदमी, एक सिटीजन जो वोट डालता है, उसका नाम होता है, कहाँ होता है नाम, वोटर लिस्ट में नाम होता है। फिर वो क्या करता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो अपना वोट जो है कास्ट करता है। कास्ट मतलब डालना, अपना वोट डालता है। कहाँ डालता है और कब डालता है, वो पोलिंग यानी वोटिंग डे पे डालता है। और किस में डालता है, पोलिंग बूथ में डालता है। अब पोलिंग बूथ कुछ आप देखो तो इस तरीके का होता है, मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो पोलिंग बूथ जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कि आप अंदर जा, पहले यहाँ ये जो मोहतरमा दिख रहे हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे कि जो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम दे रखा है आप सेम वही पर्सन हो कि नहीं हो, ये वो सब चीज़ें चेक होती है। फिर आपको एक पोलिंग बूथ में भेजा जाता है, जहाँ आपकी सेक्रेसी का ध्यान रखा जाता है कि आप जिसको वोट डाल रहे हो वो सिर्फ आप तक ही है। देखो, देख पा रहे हो कि ये यहाँ से कवर है, ये यहाँ से कवर है, और ये सामने से कवर है। ये मैडम चाहे तो भी नहीं देख सकते, कोई सामने से चाहे तो भी नहीं देख सकता। तो सिर्फ इस इंसान जो ये वोट यहाँ पे डाल रहा है, इनको पता है कि यार मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को, कौन से कैंडिडेट को मेरा वोट जा रहा है। तो ये हमारा पोलिंग बूथ के अंदर रहता है। ठीक है, और ये हमारे स्याही लगती है। आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर जब भी आप वोट डालने जाते हो तो आपके यहाँ पे एक स्याही लगाई जाती है, तो ये होता है। इससे ये जो स्याही लगती है इसे हम बोलते हैं, इसे कई कई जगह हम डिनोट करते हैं ऐसे, द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की निशानी, कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और ये जो स्याही मेरे यहाँ लगी है, ये उसका प्रूफ है कि हमारी ये मार्क जो है वो डेमोक्रेसी का प्रूफ है। द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये स्याही यहाँ लगाई गई है। ठीक है, तो जो पोलिंग बूथ होता है, यूजुअली लोकल स्कूल जो होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई, ये जो वहाँ होती है, उसमें ये बनाया जाता है, या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें ये बनाया जाता है। कुछ एक रीजनेबल डिस्टेंस के अंदर अंदर इन पोलिंग बूथ्स को रखा जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरी के अंदर। ठीक है, और ये एक आइडेंटिफाइंग, जो आप मैंने बताया था कि ये मोहतरमा जो है वो चेक करती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही है नहीं है, आप वही इंसान हो कि नहीं जो कि नाम जिनका वोटर लिस्ट के अंदर है। आपकी मार्किंग होती है जो मैंने ये बताया। फिर आप जाके वोट कास्ट करते हो कि आपको किसको, वो अपना जो कीमती वोट है, आपका जो वैल्यूएबल वोट है, आप किसको देना चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर वे। ठीक है, अब ये सब हो गया, लेकिन हम इंश्योर कैसे करेंगे जो हमारा इलेक्शंस है वो एक फेयर वे में, वो एक अच्छे तरीके से हो रहा है, उसमें कोई भी करप्शन का कोई रोल नहीं है, कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, कोई गलत चीज़ें उसमें नहीं हो रही, और सही तरीके से हमारा इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ होती है कि जो हम इलेक्शंस में वोट डालते हैं उसके भी दो टाइप होते थे, मतलब होते हैं। ठीक है, तो एक होता है बैलेट पेपर, दूसरा होता है ईवीएम मशीन्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब बैलेट पेपर में क्या होता था कि आपको एक पर्ची दे मिलती थी, आप पर्ची में अपना कैंडिडेट का साइन करके टिक करके यहाँ पे मेरे को इसको देना है, आप एक ऐसे बॉक्स के अंदर अपना जो वोट है उसको आप पुट करते थे कि ये भाई ये मेरा बंदा है, मैं इसको वोट देना चाहता हूँ। आप ऐसे एक डिब्बे के अंदर अपना वोट डालते थे। तो ये बैलेट पेपर का सीन होता था कि आप एक कागज़ में लिख रहे हो और उसमें फिर वो बॉक्स में ये जाएगा, और एक टाइम आने के बाद इस बॉक्स को खोल के अलग अलग कैंडिडेट्स की देखी जाएगी कि हाँ यार इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं और इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं। एक तो ये तरीका हो गया पेपर वाला जिसमें आप बॉक्स के अंदर डालते हो, और एक दूसरा तरीका है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, यानी कि ईवीएम्स का। अब इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके की मशीन्स होती है। तो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कैंडिडेट ए है, यहाँ पे कैंडिडेट बी है, और यहाँ कैंडिडेट सी है। ठीक है, अब
आपको अगर कैंडिडेट ए को वोट देना है तो आप जाके ये वाला जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे, इसको आप प्रेस करोगे तो आपका वोट पर्सन ए को चला जाएगा, इसको आप प्रेस करोगे तो आपका वोट पर्सन बी को चला जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे ये जो पर्सन है ये चाहता था कि मैं पर्सन सी को वोट करूँ, तो इसने ये बटन दबाया तो आपको यहाँ लाइट जली हुई दिख जाएगी, एक ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती कि हाँ यार आपने बटन दबाया तो यहीं गया वोट, तो इसका वोट कहाँ गया, पर्सन सी को। तो एक ये तरीका होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कास्ट कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या हैं कि हमने ये चीज़ें हमारे साथ अभी क्यों हैं, क्योंकि जब आप देखोगे तो पेपर में काफ़ी आपको इन्वायरमेंटल नुकसान भी होता है, इकोनॉमिकल वो भी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको बार बार पेपर चाहिए, बार बार आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, काफ़ी लोग भी चाहिए। ईवीएम तो आप फिर भी एक बार यूज़ कर सकते हो ना, यहाँ पे पेपर आपका बच गया, इन्वायरमेंटल कॉस्ट कम हो गई, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कम हुआ। तो ये थी ईवीएम्स और बैलेट पेपर की कहानी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम इंश्योर भी करते हैं कि यार हमारा इलेक्शन जो है वो फेयर हो रहा है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में चेक करते हैं कि जिसको वोट डालना है उसी को गया है ना, वोटिंग हो रही है तो सही तरीके से हो रही है, कि भाई इनको इतना ही वोट मिला है, मैंने जिसको वोट डालना था मैंने उसी को डाला है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिस होती है जो कि एक इलेक्शंस के अंदर हो सकती है या होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स, किस में, वोटर वोटर लिस्ट के अंदर, यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस के अंदर होती है उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस के नाम पे क्या क्या हो सकता है कि आपने जो वोटिंग लिस्ट है, मान लेते हैं ये वोटिंग लिस्ट है ना, ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है। अब आपने क्या करा कि ये मान लेते हैं एक पर्सन वन का नाम था, और पर्सन वन जो है वो एक जेन्युइन इंसान है ना, मतलब ये जेन्युइन इसका नाम ऑलरेडी है इस वोटिंग लिस्ट में, आपने इसका नाम हटा दिया और एक फर्जी नाम, एक नकली नाम, एक फॉल्स नाम आपने यहाँ ऐड कर दिया। तो यानी कि आप कई बार क्या करते हो कि गलत गलत नाम ऐड कर देते हो वोटर लिस्ट में। अब वो क्यों करते हो, ताकि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको वोट डाले, और आप जेन्युइन नामों को हटा देते हो ताकि वो लोग हमें वोट ना डालें, आप उनको हटा दोगे और गलत गलत लोगों के लिए आओगे। एक ये अनफेयर प्रैक्टिस हो गई इलेक्शन के अंदर। सेकंड क्या होती है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। अब इससे पहले हमने कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ा था कि आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज मत करो। अब रिसोर्सेज में बहुत सी चीजें थी कि ऑफिशियल्स यूज मत करो, व्हीकल्स वगैरह ये सब यूज मत करो। बट होता क्या है ना कि जो रूलिंग पार्टी होती है कई बार वो इन सब के बावजूद भी जो हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और ऑफिशियल्स हैं उनका यूज़ करती है। अब इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी उसको एडवांटेज मिल ही जाता है ना आखिरकार, क्योंकि आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ करने का आपको मौका मिल गया, और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं अब वो तो जुड़े होते हैं ना ग्राउंड लेवल पे लोगों से, आपको अगर उनको यूज़ करने का मौका मिल गया तो आपको तो एच तो मिल ही जाएगा ना अदर पार्टी से। तो ये एक होता है मिस। और क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। अब हमने लिमिट तो देख ही ली थी कि यार लोकसभा के अंदर आप सिर्फ 25 लाख यूज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टेट असेंबलीज के अंदर 10 लाख यूज़ कर सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा होता नहीं है ना, कि जो अमीर पार्टी है वो इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे इस लिमिट को ब्रीच कर देती, ब्रीच का मतलब पार कर देती है गलत तरीके से, और ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है, चाहे वो फिर एक रिच कैंडिडेट हो चाहे वो एक बिग पार्टी हो, तो ये चीज़ें वो जनरली करती हैं। या इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, ठीक है, क्या आप वोटर्स को डरा रहे हो। या रिगिंग ऑन पोलिंग पार्टी, रिगिंग का मतलब हो गया फेर बदल करना, क्या आप लोगों को डरा रहे हो, मतलब वोटर्स को आप डरा धमका के वोट ले रहे हो। या पोलिंग डे यानी कि जहाँ वोट डल रहे हो वहाँ पे आप गलत यूज़ कर रहे हो, फेर बदल कर रहे हो वोट्स का, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। बट देखो, फॉर्चुनेटली, यानी कि फॉर्चुनेटली, चलो ठीक है, शुक्र है कि यार दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस। कि मतलब ये जो प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हो भी रही है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर, ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि जो हमारा जो वेरी पर्पस है इलेक्शन का कि वो खत्म हो जाए। अब वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन का क्या था कि जो वोटर्स है उनको अपने लोगों को चुनने का मौका मिले और एक फेयर इलेक्शन हो सही तरीके से ओवरऑल एम्बिट के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वेरी पर्पस है इलेक्शन का वो भी सेफ है, ठीक है। अब वो किस तरीके से सेफ है, देखो, हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन,
ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये हमारा जो इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है ये उस पर ख्याल रखता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है ये भी हम पढ़ते हैं आगे, और इसको भी हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडिया का है वो किस तरीके का है और क्या करता है। ठीक है, पहले ये देखो, वोट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चुनाव जो है हमारे देश के अंदर उसे एक डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन who conducts द इलेक्शंस। ऑब्वियसली इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है वो बिल्कुल वेरी उसी पे ही करेगा ना कि इलेक्शन करा कौन रहा है। क्योंकि अगर इंसान जेन्युइन है, आपकी जो बॉडी है वो जेन्युइन है, उसके पास पावर अच्छे हैं, तो इलेक्शन फेयर होगा। अगर आपने उसका मिसयूज करा है, उसको पावर ढंग से नहीं दी है, उसके पास पावर ही नहीं है ढंग के, तो उसका फिर इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमारे इंडिया में क्या है, एक इलेक्शन कमीशन है जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है enjoys द सेम पावर एज जुडिशरी, यानी कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है पहली चीज़ तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग के अंदर किसी का दबाव नहीं है। अगर वो जिस तरीके से इलेक्शन कराना चाहता है एक फेयर तरीके से वो करा सकता है। जुडिशरी का मतलब कि उसके खुद के भी लॉ है, ठीक है, वो चाहता है मैं इस तरीके से इस कानून को लाके इस तरीके से मैं मेरा करूंगा तो वो भी वो कर सकता है। ये सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है एक तरीके से। इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारे पास होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन को हेड करता है, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे बड़ी पोस्ट पे जो होता है उसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, सीईसी। ओके, अब देखो ये भाई साहब जो हैं वो अपॉइंट ही प्रेसिडेंट के पास से हो रहे हैं, मतलब कि इनको जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो होता है कि यार इसमें कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं लग जाएगी, तो उसका कहीं ना कहीं ये स्कोप बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं। और इसमें एक और कंडीशन है कि अगर एक बार जो प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आंसरेबल ही नहीं है प्रेसिडेंट से। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई जवाबदारी नहीं बनती कि वो प्रेसिडेंट को सब चीज़ें बताए कि भाई मैं इस तरीके से इलेक्शन कराने वाला हूँ, मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। ठीक है, कोई जवाबदारी नहीं है। और इवन प्रेसिडेंट से ही नहीं, गवर्नमेंट से भी कोई जवाबदारी नहीं है। और ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका अपना एक लॉ है, अपना एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो। इसलिए उसको जवाबदारी लोगों से कम हो जाती है और वो अपना काम फ्रीली मैनर में अच्छे तरीके से कर पाता है। और क्या है, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द सीईसी, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई तुम कल को उठ के बोलो भाई ये मेरा निकाल दिया मैंने ये ऑर्डर कि सीईसी को निकाल दो। आप सीईसी को निकाल पाओगे, लेकिन वर्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है कि आपने कल को फ़ोन पे बोल दिया कि भैया सीईसी साहब आपका आज से रिजाइग्नेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उन्हें पावर मिली है, उन्हें सेफ्टी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, तो कुछ प्रोसीजर होते हैं जिनसे ही वो निकल सकते हैं। आप कल को उठ के कोई भी आके ऐसे नहीं बोल सकता कि सर आप चलो हो गया आपका काम। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसी की वजह से हमारा जो इलेक्शन है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक बन पाता है, फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो पिछले स्लाइड के अंदर हमने इलेक्शन कमिश्नर का भी देखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और हमारा इलेक्शन कमिशन के बारे में भी देखा कि यार इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ें होती है। तो ये सारी जो पावर हमें दी गई थी, हमारे जो अलग अलग इलेक्शन कमीशंस भी है वर्ल्ड के अंदर, कई उनके पास तो ये चीज़ें भी नहीं होती। तो वन ऑफ द फ्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें आता है जिनको ये सारी चीज़ें दी गई है कि वो फ्रीली अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या पावर्स है। ओके, तो जो इलेक्शन कमीशन है यानी ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन का जो हर एक चीज़ है, हर एक कंडक्ट है किस तरीके से वो होगा, हर एक एस्पेक्ट है, हर एक सिचुएशन है, उस पर कंट्रोल किसका होता है, हमारे इलेक्शन कमीशन का। कब से होता है, जब से अनाउंसमेंट हो जाती है कि हाँ यार अब इलेक्शन होने वाले हैं। कब तक होता है, जब तक कि आप डिक्लेयर कर देते हो कि रिजल्ट ये दिन रिजल्ट आने वाला है, मतलब कि
अनाउंसमेंट होने के बाद और रिजल्ट आने तक इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही है कि इलेक्शन की सारी चीज़ें उसके अंडर में होगी। वो ही सारा ओवरव्यू देख रहा होगा, सारी प्रोसीजिंग, सारे प्रोसीजर, सारा सब कुछ इलेक्शन कमीशन हमारा संभाल रहा होगा। तो इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायलेट्स इट। यानी कि ये इलेक्शंस का एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पब्लिश करता है कि यार इस तरीके से इलेक्शन करोगे तुम लोग, ये तुम्हारे पास राइट्स है, इन इन चीज़ों का तुम ख्याल रखोगे, और अगर वो चीज़ तुम नहीं करते हो, कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट वो चीज़ नहीं करता है, तो उसको पनिश भी करा जाएगा। पनिश बहुत तरीके से हो सकता है कि आपको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे या कुछ सालों के लिए बैन ही कर देंगे कि अब तो आप इतने साल के लिए वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। यानी कि इलेक्शन के टाइम पे जो ईसी है हमारा इलेक्शन कमीशन, वो ऑर्डर कर सकता है किसको, गवर्नमेंट को, कि तुम लोग कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करो। क्यों करें और ये सब चीज़ें क्यों करता है ईसी? टू प्रिवेंट, यानी कि कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। किस चीज़ों को? यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस हिज चांसेस टू विन इलेक्शंस। यानी कि जो रूलिंग पार्टी में जो गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें वो जो गाइडलाइंस उनको देता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, उसका रीज़न क्या है? ताकि वो अपनी पावर्स को यूज़ या मिसयूज़ ना करें, ताकि उनके जो चांसेस है इस इलेक्शन को जीतने के वो बढ़ जाए। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं जो सच में फेयर और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, उनको वो ऐसा ना हो कि वो उनको ट्रांसफ़र कर दे कि पहले तो भैया आपने आपका काम यहाँ हो गया, अब आप यहाँ से चलो, मैं दूसरे को लेऊंगा जो मेरी बात सुन रहा होगा, तुम तो मेरी सुन नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें इसी ध्यान रखता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है अभी पावर के अंदर, वो ये सारी चीज़ें ना करे, इसलिए वो उनको एक गाइडलाइंस देता है। ठीक है। When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government। यानी कि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं ना सरकारी, वो लोग इलेक्शन ड्यूटी के अंदर किसके अंडर काम कर रहे होते हैं? हमारे ईसी के अंदर, यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर, ना कि गवर्नमेंट के अंदर। यानी कि उन पर कंट्रोल कौन करता है और उनको काम कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या काम करते हैं कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट के फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी काम हो रहा होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, किस पोलिंग बूथ में होगा, किस स्कूल में सारा रखा जाएगा, किस तरीके से कौन कौन उस पर ध्यान रखेगा, पूरे जिले के अंदर उस पर ख्याल रखने का काम किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जो कि इलेक्शन के अंदर किस पोस्ट पे आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे। ठीक है। एट द सेम टाइम जो हमारे एसपी होते हैं, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका काम क्या होता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखें कि पोलिंग बूथ के अंदर कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा हो, कोई गुंडागिरी नहीं कर रहा हो, किसी को डराया धमकाया नहीं जा रहा हो वोट देने के लिए। तो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है वो कौन देखते हैं? हमारे एसपी। और ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन किस तरीके से होगा, कैसा होना चाहिए, और पूरा उसका ख्याल कौन रखता है? वो रखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। यानी अब देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन। यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उससे भी लोग देखते हैं कि वो एंथुसियास्टिक, यानी काम करने की इच्छा रखता है नहीं रखता, या बिल्कुल नहीं रखता, एंथुसियास्टिक है या नहीं है। ठीक है। तो इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। ऑब्वियस सी बात है ना, ये जो एंथुसियास्टिक वाली चीज़ें आप बोल रहे हो, क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस अगर होगी तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ना, कि चलो ठीक है हमारा इलेक्शन जो है वो तो फ्री और फेयर होता है, इसमें क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई मिसयूज़ या करप्शन का रोल नहीं है, तो हमें भी फेयर चांस मिलेगा जीतने का या हारने का, compete करने का तो एटलीस्ट हमें मिल ही रहा है ना। तो अगर आप जब तक फ्री और फेयर नहीं करोगे इलेक्शन, तब तक लोगों को जो पार्टिसिपेशन करने का मोटिवेशन है वो नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर हो रहे हो, तभी लोग आके आपके उस जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें सब आ जाते हैं, चाहे वो फिर कैंडिडेट ही क्यों ना हो या वोटर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि वोटर्स का भी मनोबल गिर ही जाता है ना, अगर आप फेयर नहीं करा रहे हो तो फिर वो जिनको वोट दे रहे हैं उनको सही तरीके से मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है।
ठीक है। अब एक ये वर्ड आया वोटर्स टर्न आउट फिगर्स, है ना। ये क्या होता है? वोटर्स टर्न आउट फिगर्स यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन किस में? इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन, जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है। मतलब कि टर्न आउट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। यानी कि ऐसा समझो कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 सिटीजन्स है, इसमें से एलिजिबल वोटर्स जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो कौन है? वो 80 मतलब 80 है। यानी ये 80 जो है 100 के अंदर से एलिजिबल वोटर्स है जो वोट डालने के लिए करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो एलिजिबल वोटर्स है इनमें से कितने लोगों ने वोट करा है। अगर मान लेते हैं कि इनमें से केवल ये कुछ ही लोगों ने यानी 16 लोगों ने वोट करा है, तो ये जो 16 जो लोग हैं ये हमारा टर्नआउट फिगर है। ये वोटर्स टर्नआउट फिगर कि इतने तो लोग थे जो कि एलिजिबल थे और इतने जो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में वोट डाला है। तो ये भी हम देखते हैं, ये हमारा हो गया वोटर्स टर्नआउट फिगर्स। ओके। अब इंडिया के अंदर क्या है ना, इन इंडिया द पुअर और इलिटरेट यानी कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पढ़ाई का, जो पढ़े लिखे नहीं है, या अंडर प्रिविलेज जिनके पास बेसिक ज़रूरतों वाले सामान नहीं है, जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, वोट इन लार्जर प्रोपोर्शंस कंपेयर टू द रिच प्रिविलेज सेक्शन। मतलब कि इंडिया के अंदर क्या होता है, जो गरीब, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो अंडर प्रिविलेज जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पढ़े लिखे समझदार या जो रईस लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके कंपैरिजन में जो हमारे गरीब अनपढ़ लोग जो हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट में है किनके? वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के। मतलब कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें तो क्या होता है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं, और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ है, वो लोग कम करते हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों होता है? देखो क्या है ना कि इंडिया के अंदर क्या है ना, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे, तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ये लोग ये सोचते हैं कि यार इलेक्शन ही एक ऐसा वे है जिससे हम हमारी विल को रख सकते हैं। तो ये लोग जाते हैं अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं ताकि इनकी वो विल को कल को रख सके, ताकि ये प्रेशर दे सके कि यार हमने आपको चूज़ करा है, हमने आपको सेलेक्ट करा है, तो आप हमारे लिए काम करोगे। जैसा कि हमने वो केस देखा था देवीलाल चौधरी का हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने जब फार्मर्स के लिए लोन उनका माफ़ कर दिया था तो उनको जीत भी मिली थी इलेक्शंस में, क्योंकि उन्होंने जो फार्मर्स की डिमांड्स थी, जो गरीब लोग थे, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने का वादा करा, और उसी के बेसिस पर उनकी पार्टी जीती और उनको एज अ सीएम भी चूज़ करा गया। तो कुछ ये रीजंस होते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो सिचुएशन है कि गरीब लोग ज़्यादा वोट करते हैं, अनपढ़ लोग या पिछड़े लोग ज़्यादा वोट करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हमारी बात सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही आ पाएगी बात को, और यही हमारा जरिया है कि हम लोग अपलिफ्ट हो पाएंगे एज कम्पेयर टू रिच लोग। ठीक है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। जो मैंने अभी बताया कि उनका इलेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि उनको वही लगता है कि यार हमारी जो ज़रूरतों की वाली चीज़ें हैं वो इस तरीके से ही पूरी हो पाएगी। यहाँ लिखा है जैसे दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन पर प्रेशर ला सकती है। किस बात का प्रेशर ला सकते हैं? कि भाई तुम लोग ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करो या ऐसे प्रोग्राम्स लेके आओ जो क्या हो, फेवरेबल हो हमारे जो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, पुअर है, या जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, उनके फेवर के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ दे ऑल्सो फील देयर वोट मैटर्स इन द विच थिंग्स आर रनिंग इन द कंट्री। ठीक है। कि वो ये भी सोचते हैं कि जो उनका वोट है वो मैटर करता है कि हमारी कंट्री किस तरीके से रन कर रही है, तो उनका वोट का काफ़ी महत्व है, क्योंकि उनके वोट के थ्रू कोई गया है और वही कंट्री रन कर रहा है, तो उन्हें एक सेंस ऑफ वो होता है कि यार हमने इनको इलेक्ट करा है और हमारे बेसिस पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे वोट की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको चुन के हम हमारे देश को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, किन किन लोगों को। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। ठीक है। यानी कि जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये हम देखते भी है, ये कल्चर ऐसा भी हो सकता है जो अभी हमारा कल्चर चल रहा है कि मेरे चाचा विधायक है,
ठीक है, हम लोग देखते हैं ना वीडियोस के अंदर के मतलब जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी ये चीज़ें चलती है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हो तो आपका दबदबा बढ़ जाता है, ये ऐसा हम हाईलाइट कर रहे हैं आज के सोशल मीडिया के टाइम पे। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स यानी कि 7 में से 1 इंसान तो मेंबर होता ही है किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। मतलब जो वोटर्स है, अगर 7 वोटर्स को मैं खड़ा कर दूं उसमें से एक ना एक बंदा तो ऐसा होगा ही होगा जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट या मतलब रिलेशंस रखता होगा, रिलेट कर पा रहा होगा या उस पार्टी का मेंबर होगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये हम आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर देखते हैं कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू द पास्ट सिचुएशंस। ओके, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी कि अब इलेक्शन हो गया, उसका क्या एक्सेप्टेंस आप लेते हो, किस तरीके से आप एक्सेप्ट करते हो। तो जो हमारा फाइनल टेस्ट है वो हमारा खुद का आउटकम ही है। जो हमारा आउटकम आया वही हमारा फाइनल टेस्ट है। ठीक है, किस तरीके से, द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा आउटकम हुआ, किस तरीके से हमारे इलेक्शंस हुआ, वही हमारे लिए स्पीक इंडिया के इलेक्शन के लिए खुद बोलता है। किस तरीके से, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली यानी रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं हारती है, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। ठीक है, बट अगर हम यूएस का केस देखें, ये तो हमने इंडिया का देखा, अब अगर यूएस के अंदर देखें तो यूएस में क्या होता है, कैन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंट, मतलब जो कि बैठा हुआ है, जो अभी रूल कर रहा है, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्टेड, वो रेयरली ही इलेक्शन हारता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन, मतलब अगर कोई इलेक्शंस हुआ है आज के डेट में तो उसमें ऐसा होता है कि भाई आधे से ज़्यादा या लमसम आधे जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, या एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो हार ही जाते हैं, उनकी जगह कोई और आ ही जाता है। और यूएस में क्या हो रहा था कि ये बहुत रेयर चांस में होता है कि उनका जो सिटिंग अभी जो है वो हारेगा, बट हमारे केस में ये चीज़ें होती है। ठीक है, कैंडिडेट्स वो आर नॉन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड those with नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं किस चीज़ पे, वोट खरीदने में, यानी कि आप लोगों को पैसा दे रहे हो कि तुम मुझे वोट करो, तो ये क्या हो गया, तुमने उनका वोट खरीदने की कोशिश कर ली। या ऐसे लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस इलेक्शन को हारने के। ठीक है, ठीक है, बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शंस, अगर कुछ इलेक्शंस को छोड़ें तो द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली, यानी कि जो हमारे इलेक्शन के आउटकम्स रिजल्ट्स है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं किस तरीके से, उन्हें हम बोलते हैं पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफिटेड पार्टी। मतलब कि जो रिजल्ट होते हैं इलेक्टोरल आउटकम्स के, कुछ केसेस को छोड़ दे तो कुछ पार्टीज जो हारती है, ठीक है, वो उसको ऐसा मान लेती कि ये पीपल्स का वर्डिक्ट था, यानी कि पीपल्स वर्डिक्ट का मतलब हुआ आम जनता का न्याय, यानी कि जो जनता है उन्होंने न्याय करा, और आपने अगर वो काम नहीं करा था आपके रूलिंग डेज में तो आपको उन्होंने इस वाले इलेक्शंस के अंदर आपको बाहर कर दिया, आपको हरा दिया, आपको वोट नहीं दिया और वो किसी और पार्टी को लेके आ गए। तो इसे हम बोलते हैं पीपल्स वर्डिक्ट। अब चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास अभी जो हम देखते हैं जिससे हमारा जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर ढंग से सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो क्या है, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस, तो क्या है वो चैलेंजेस और क्या है वो लिमिटेशंस। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट्स या जो पार्टीज है जिनके पास बहुत पैसा है, जो काफ़ी रिच है कैंडिडेट्स, जो पार्टीज काफ़ी बड़ी है जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है, अब वो लोग श्योर तो नहीं है कि उनकी जीत होगी नहीं होगी, कि मतलब ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो तुम एक बार को ऐसा सोचोगे कि हाँ ठीक है यार कुछ हो सकता है, लेकिन श्योर तो नहीं हो ना कि तुम्हारी विक्ट्री होगी। बट पॉइंट यहाँ क्या निकल के आता है
कि दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज, कि आप श्योर तो नहीं हो कि आपकी जीत होगी नहीं होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं सर्टेन तो इस चीज़ में हो कि आप जो स्मॉलर पार्टीज है उससे ज़्यादा आप रिसोर्स रखते हो, उससे ज़्यादा आप पैसा रखते हो, तो आप अच्छे से कैंपेन कर पाओगे और अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो एज मिल जाता है स्मॉलर पार्टीज से अपर पार्टीज को स्मॉलर पार्टीज से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शंस, ठीक है, क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर अ टिकट। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका कनेक्शंस है क्रिमिनल लोगों से, यानी जो गुंडे लोगों से कनेक्शन रखते हैं जो कैंडिडेट्स, वो कई बार क्या करते हैं, जो दूसरे कैंडिडेट्स जो उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं या जो उनकी साथ में रेस में होते हैं कि मुझे इस पार्टी से टिकट चाहिए, तो वो अपने कनेक्शंस जो होते हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस जो गुंडों से कनेक्शंस होते हैं, उनका यूज़ करके आगे वाले इंसान को डरा धमका के उसको साइड कर देते हैं कि भाई तू साइड हो जा, नहीं तो मेरा ये कनेक्शन है और मैं ये कर दूंगा। तो आप डरा धमका के दूसरे कैंडिडेट को साइड कर देते हो और जो टिकट होता है उसको सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, ये एक हमारी लिमिटेशन और चैलेंज हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये तो सब देखते ही आ रहे हैं, जैसे इसमें अगर एक अच्छा केस अपने अपने गांधी फैमिली का देख लो, कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली डोमिनेट कर ही रही है ना काफी टाइम से। ठीक है, तो यही लिखा है कि सम फैमिली जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती है। अब जैसे गांधी फैमिली का ही केस देख लेते हैं, काफी टाइम से तो कांग्रेस उसको डोमिनेट तो कर ही रही है ना। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो इलेक्शंस है वो काफ़ी कम चॉइस देते हैं किनको, आम जनता को। ठीक है, मतलब कि पार्टीज जो है नो मेजर डिफरेंस। ठीक है, मतलब इससे ये कहना चाह रहा है कि जो पार्टीज है, अलग अलग पार्टीज भी है, मतलब पार्टी ए बोल लो पार्टी बी बोल लो, सारी पार्टीज कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, सब सेम चीज़ें ही कर रही है, सब सेम प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही है। तो चॉइसेस जो है वो कम हो जाती है कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक डीमेरिट, लिमिटेशन, चैलेंजेस बोल लेते हैं हमारे इंडियन इलेक्शंस के। और दूसरा क्या है, मतलब जो लास्ट पॉइंट है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। ये हमने देखा जैसे ये फर्स्ट वाले पॉइंट में और ये सेकंड वाला पॉइंट, ये जो स्मॉलर पार्टीज है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो किसी पार्टी से टिकट नहीं लेके आया, वो अपने दम पे खुद से बिना किसी पार्टी से जुड़कर इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि जो ऑलरेडी बड़ी पार्टीज है उसके कंपेयर में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी खड़ा हो रहा है या जो स्मॉलर पार्टीज है वो ज़्यादा उनको कंपेयर में काम नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। एक छोटी पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है काफ़ी लोगों का, क्योंकि जो नामचीन पार्टी है उसको ऑलरेडी सपोर्ट है कई चीज़ों का, काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी है। तो फिर ये वही हो जाता है कि इनको वापस डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, तो ओके गाइस, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 3 था इलेक्शंस के बारे में वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो, चैप्टर पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया हो डाउट टू डाउट। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, अगली वीडियो में उसको मैं हैंडल कर लूँगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट चैप्टर में।